नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम तो आपको गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 26 जनवरी 2024 और आज का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन एक क्लास आती है डेली करंट अफेयर के नाम से। उसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। तो प्रतिदिन का करंट अफेयर पढ़ने के लिए अभी लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को, यानी कल अपन ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया था। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक करना इसका उद्देश्य होता है। और ये दिवस अपन 2011 से मना रहे हैं। कब से मना रहे हैं? 2011 से मना रहे हैं। 2011 के अंदर जो राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, उस वक्त से अपन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। और जो इस बार अपन जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं वो 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। ठीक है, तो 2011 से अपन मना रहे हैं, इस बार अपन 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। ठीक है, और 2024 के अंदर जो अपन मतदाता दिवस मना रहे हैं उसकी थीम क्या है? वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। इसके अलावा आज 25 जो जनवरी थी कल, तो कल राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी था। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों एक साथ होता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय जो पर्यटन दिवस है वो 1948 से अपन मना रहे हैं, ये 2011 से मना रहे हैं। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस तो 27 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। दोनों फैक्टों में आप कंफ्यूज मत होना। विश्व पर्यटन दिवस पूछे तो 27 सितंबर बता देना, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पूछे तो 25 जनवरी बता देना। जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया था इस साल, उसकी थीम रखी गई थी स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी किसकी थीम रखी गई थी? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की, जो कि 25 जनवरी को मनाया गया था। 1948 से मना रहे हैं। विश्व पर्यटन दिवस तो 27 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। इसकी थीम रखी गई थी वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूं। 2011 से मना रहे हैं। 2011 के अंदर राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, 14वां मना रहे हैं इस बार, मतलब 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा दिसंबर के अंदर अपन ने कौन कौन से दिवस मनाए हैं उनको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया था, यानी 2024 के अंदर जो 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया था वो 66वें क्रम का था। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया था। ब्रेल एक लिपि होती है जो अंधे लोग उसको छूकर स्पर्श करके पढ़ते हैं, तो उस लिपि के जो आविष्कारक करता थे उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य के अंदर 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाते हैं। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाते हैं। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाते हैं। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। और 24 जनवरी को ही अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, जिसकी इस बार थीम क्या रखी गई थी? कल मैंने आपको बताई थी, स्थायी शांति के लिए सीखना। इसी के साथ 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। इन दोनों की थीम मैंने आपको बता दी है। दिवस में से इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, हाल ही में किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है? जो मोनपा हैंडमेड कागज है उसको जीआई टैग दिया गया है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का मोनपा हैंडमेड कागज जो है उसको जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहले 12 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका था और अभी नए 6 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। तो टोटल 18 प्रोडक्ट हो गए अरुणाचल प्रदेश के जिनको जीआई टैग मिला है, जिसमें से एक प्रोडक्ट है मोनपा हैंडमेड कागज। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या देखा है उसको रिवाइज मार लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर यानी अदरक, हस्त निर्मित कालीन और वांचो स्लिप को जीआई टैग मिला है। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वार्षिक सार अमरतला तोरग्यो महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी 22 लेन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है। तो सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में, जो कि दुनिया की सबसे लंबी 22 लेन सुरंग है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो खामती चावल है उसको जीआई टैग मिला है।
इन सभी के अंदर एक करंट अफेयर का नया ये अपडेट आप ऐड कर लेना कि मोनपा हैंडमेड कागज को भी जीआई टैग मिला है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सऊदी अरब अपना पहला एल्कोहल स्टोर कहां खोलेगा? सऊदी अरब के अंदर अपना पहला एल्कोहल स्टोर खुला है रियाद के अंदर। रियाद सऊदी अरब के अंदर सऊदी अरब अपना पहला एल्कोहल स्टोर खोलेगा, यानी शराब की दुकान खोलेगी। आपको मैं बता दूं सऊदी अरब के अंदर शराब बैन है। आपको पता है जो मुस्लिम धर्म है उसके दो सबसे पवित्र स्थान सऊदी अरब के अंदर है, उसी के चलते वहां पर जो शराब है वो पूर्णतः बैन है, शराब पीने पर वहां पर सजा मिलती है। लेकिन सऊदी अरब के अंदर अपना पहला एल्कोहल स्टोर भी खुला है रियाद के अंदर, तो ये सुर्खियों में है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सऊदी अरब को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या देखा है उसका एक बार रिवाइज मार लेते हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। FIFA क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया जाएगा, जेद्दा सऊदी अरब में पड़ता है। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया था। सऊदी अरब ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट की घोषणा की है। सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला रायना बरनावी बनी है। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसार फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। ये अल नसार फुटबॉल क्लब है वो सऊदी अरब का है और उससे रोनाल्डो जुड़े हैं। तो ये पिछले कुछ दिनों में अपने सऊदी अरब को लेकर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखा था। इसके अंदर नया अपडेट ये हुआ है कि सऊदी अरब अपना पहला एल्कोहल स्टोर रियाद के अंदर ओपन कर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? जो ये पद्मश्री हो गए, पद्म विभूषण हो गए, ठीक है, और पद्म भूषण हो गए, ये पुरस्कार हमेशा 26 जनवरी से पहली शाम को दिए जाते हैं। यानी 25 जनवरी की संध्या को इसकी घोषणा कर दी जाती है कि किन किन को दिया जाएगा, और 26 जनवरी को जब गणतंत्रता दिवस का प्रोग्राम होता है तो उसके अंदर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो कल 25 जनवरी थी, तो कल शाम को इन पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, जिसके अंदर 5 पद्म विभूषण पुरस्कार, कितने 5 पद्म विभूषण पुरस्कार थे, 17 पद्म भूषण पुरस्कार थे, ठीक है, 17 पद्म भूषण पुरस्कार थे और 110 पद्मश्री थे। ये पुरस्कार दिए गए थे और एग्जाम में एक क्वेश्चन इनमें से हर साल बनता है, प्रत्येक साल ये दिए जाते हैं। 110 जनों को तो पद्मश्री दिया गया था, ठीक है, 17 जनों को पद्म भूषण दिया गया था और 5 जनों को पद्म विभूषण दिया गया था। टोटल कितने हो गए, जल्दी से जोड़ के कमेंट बॉक्स में बता दो कितने पुरस्कार दिए गए थे। इसमें से अभी अपन इन 5 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए 5 लोगों को चुना गया। इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन होगा। इन पर अगर आपको अलग से क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक अलग से 10-15 मिनट का एक वीडियो डाल के इन पुरस्कारों की एक क्लास ले लूंगा, जिसके अंदर पद्म विभूषण किन किन को दिया गया, पद्म भूषण किन किन को दिया गया, पद्मश्री किन किन को दिया गया, इन पुरस्कारों में क्या दिया जाता है, कौन देता है, क्या पूरा सिस्टम है अपन समझ लेंगे। 5 लोग कौन कौन थे? वैजयंती माला बाली को दिया गया है, बेहतरीन एक्टर हैं तमिल फिल्मों की। बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है, जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। कैनेडिला चिरंजीवी को दिया गया है, ये भी एक एक्टर है। एम वेंकटा नायडू को दिया गया है, जो भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया है, ठीक है, ये भरतनाट्यम की नर्तक हैं। इन 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेन क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो कौन बनी है? सौम्या तिवारी। जो सौम्या तिवारी हैं वो देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेन क्रिकेट प्लेयर बनी है। क्रिकेट को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या देखा है उसको एक बार रिवाइज मार लेते हैं। आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड सूर्य कुमार यादव ने जीता है। दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पेट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने हैं। तो ध्यान रखना है, जो दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है वो पेट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और दीप्ति शर्मा भारत की ऑलराउंडर बनी है। प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। एमएस धोनी के जर्सी नंबर कितने हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीनियर यूरोक्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सीनियर यूरोक्यू स्कूल जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है और इसको जीतने वाले पहले भारतीय हैं ज्योति रंधावा। ज्योति रंधावा ये है इनकी फोटो ज्योति रंधावा की, जो कि सीनियर यूरोक्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 25 जनवरी को अपन ने हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया था।
भारत की आजादी के बाद हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था और उस समय इसे 30 पहाड़ी रियासतों से मिलाकर बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। इसीलिए 25 जनवरी को अपन मनाते हैं। सारी मैंने हिस्ट्री आपको अच्छे से बता दी है कि भाई 15 अप्रैल 1948 को तो ये मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था, जिसके अंदर 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर इसको बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। तो इसीलिए 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है और इस बार 54वां स्थापना दिवस मनाया था, जिसके जो कार्यक्रम हुआ था उसकी अध्यक्षता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की थी, जो कि उनके मुख्यमंत्री हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या देखा है उसको रिवाइज मार लेते हैं। विंटर कार्निवल शिमला के अंदर हुआ था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश शिमला के अंदर विंटर कार्निवल हुआ था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश का जो हट्टी समुदाय है उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए संबल योजना शुरू की है। तो संबल योजना है वो दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम भी शुरू किया है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास के सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम भी शुरू किया है और विंटर कार्निवल शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ था। इसी के अंदर नया अपडेट कर लेना, 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। ठीक है, जो कि 54वां स्थापना दिवस था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जय प्रसन्ना बी वराले को नियुक्त किया गया है। ये जो भारत के नए जज बने हैं, न्यायाधीश बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं। इनको लेकर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। इनका जन्म हुआ कर्नाटक के अंदर हुआ था और ये पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। और जो भारत के चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़, इन्होंने इनको कल ही शपथ दिलवाई थी। शपथ के साथ अब टोटल जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर 34 जज हो गए हैं। इनको मिलाकर 34 जज हो गए। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है वर्तमान में कितने जज है, तो 34 जज हो गए वर्तमान के अंदर और जय प्रसन्ना बी वराले 34वें जज बने हैं। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट नियुक्तियां क्या देखी है उनको रिवाइज मार लेते हैं। NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निर्देशक कौन बने हैं? तो प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। UPSC के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया था। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधक निर्देशक यानी MD मैनेजमेंट डायरेक्टर के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिर्देशक नियुक्त किया गया था। बसवराज एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया था। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में अश्विनी गुप्ता को नियुक्त किया गया था। सेबी का कार्यकारी निदेशक G राममोहन राव को नियुक्त किया गया था। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ में रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया गया था। तो ये पिछले कुछ दिनों की अपन ने नियुक्तियां देखी है और नई नियुक्ति क्या हुई है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में जय प्रसन्ना भी वराले नियुक्त हुए हैं। तो सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से कवर करवा दी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने हैं? आज भारत अपना 75वां गणतंत्रता दिवस मना रहा है, 26 जनवरी है। तो कौन से क्रम का? 75वें क्रम का, जिसके अंदर जो मुख्य चीफ गेस्ट यानी जो मुख्य अतिथि है उसके रूप में किस देश के राष्ट्रपति आए हैं? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जो है वो 75वें गणतंत्रता दिवस के समारोह के अंदर चीफ गेस्ट के रूप में भारत आए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति, नाम याद रखना, इमैनुअल मैक्रो, जो कि कल जयपुर आए थे, हवा महल के सामने उन्होंने चाय भी पी थी। अब थोड़े एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। ऐसा 6ठी बार है जब कोई फ्रांसीसी राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बना है। ऐसा 6ठी बार हुआ है जब भारत का जो कोई भी प्रोग्राम के अंदर चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति आए हैं। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस के अंदर, अभी ये अपने पिछले कुछ दिनों में फ्रांस को लेकर क्या करंट अफेयर पड़ा उसका रिवाइज कर रहे हैं। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो फ्रांस को लेकर भारत के भी रिश्ते अच्छे चल रहे हैं। तो अच्छी करंट अफेयर आपको देखने को मिल रही है। 75वें गणतंत्र दिवस पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, वो चीफ गेस्ट के रूप में भारत आए हैं। तो आज ये भारत के दौरे पर हैं, अभी प्रोग्राम चल रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात करेगा? तो भारत फिलीपींस।
भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात करेगा। फिलीपींस ने भारत के साथ 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए सौदा किया था। इस सौदे के तहत मिसाइलों की डिलीवरी की जाएगी। ये सौदा 2022 के अंदर भारत और फिलीपींस के मध्य एक सौदा हुआ था ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर। वो सौदा उस टाइम हुआ था, लेकिन जो सौदे के अंदर जो आइटम डिलीवर करने थे, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डिलीवर करनी थी, वो अब होगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, जिसकी स्थापना दिवस अपन ने 66वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया था, उसके चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत के अनुसार भारत 10 दिनों के भीतर इन मिसाइलों का निर्यात शुरू कर देगा। ये $375 मिलियन की डील है, जो अब तक की किसी भी देश के साथ भारत की सबसे बड़ी रक्षा निर्यात डील है। भारत की रक्षा निर्यात डील है सबसे बड़ी $375 मिलियन की, जो भारत और फिलीपींस के मध्य ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर हुई थी 2022 के अंदर। उसकी डिलीवरी 10 दिनों के भीतर शुरू कर देगा भारत। और भारत में शुरू कौन कर रहा है, कौन सा इसको देख रहा है सारा मैटर, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये सारा मैटर देख रहा है, जिसके चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो गोवा के अंदर। गोवा के अंदर पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। गोवा को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्या देखा है, सचिव विवेक भारद्वाज ने गोवा में पंचायतों के हस्तांतरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन किया है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कंदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा के अंदर हुआ है। तो ये अपन ने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा था, इसके अंदर नया आप अपडेट कर लेना कि पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन गोवा के अंदर हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है, तो किनको मिला है, ये मिला है अजीत मिश्रा को। अजीत मिश्रा कौन है, तो ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक प्रमुख वकील है अजीत मिश्रा। इनको कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। एक प्रेस बयान के अनुसार यूके इंडिया लीगल पार्टनरशिप के संस्थापक और अध्यक्ष मिश्रा को 23 जनवरी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया, तो गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया था। गुजरात को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या देखा है, दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। एनएचपीसी गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात के साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किया है। तो ये सारी चीजें अपन ने पिछले कुछ दिनों में पढ़ी थी, उसमें नया अपडेट कर लेना। 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन भी गुजरात के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी, तो मेलानिस्टिक टाइगर सफारी है वो मयूरभंज के अंदर स्थापित की जाएगी। मयूरभंज है वो उड़ीसा का एक जिला है। कौन सा, उड़ीसा का एक जिला है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उसके पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किया है, जिसको ही मेलानिस्टिक टाइगर सफारी भी बोलते हैं। इस दूरदर्शी परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो पर्यटकों और जो आगंतुक हैं उनको मेलानिस्टिक जो बाघ हैं उनके दुर्लभ झलक प्रदान करना। एक मेलानिस्टिक क्या होती है, एक बाघ की प्रजाति होती है जो कि बहुत ही दुर्लभ यानी बहुत ही कम संख्या में पाई जाती है। जो भी नए आगंतुक आते हैं, नए पर्यटक आते हैं, उनको इस प्रजाति की झलक दिखाने के लिए इस सफारी की स्थापना की गई है, जिसको ब्लैक टाइगर सफारी भी बोलते हैं। ठीक है, ये काले बाघ होते हैं। ठीक है, जो मेलानिस्टिक टाइगर होते हैं वो काले बाघ होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास की गई है। इसके अलावा उड़ीसा को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या देखा है, उड़ीसा के रेड आंट चटनी जो काई चटनी होती है उसको जीआई टैग मिला। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन भी कटक उड़ीसा के अंदर हुआ था। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा के रायगढ़ सोल को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई है। और उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूर्य पात्रो का निधन हुआ है। ये उड़ीसा को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखा था, इसके अंदर नया ये अपडेट कर लेना। मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित हुई है उड़ीसा के मयूरभंज जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है, श्रीलंका। श्रीलंका की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। श्रीलंका को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या देखा है, भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है, यानी भारत के पर्यटक सबसे ज्यादा श्रीलंका के अंदर गए हैं। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है।
फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। श्रीलंका में कैंडी असाला पेराहेरा मनाया जा रहा है, एक त्योहार था, ये मनाया गया है। तो ये था 26 जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर के क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।